जय श्री श्याम दोस्तों, प्लस वन क्लासेस के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अगर आपका भी कोई साथी या आपके कोई रिलेशन में क्लास 8 के स्टूडेंट तो इस वीडियो को जरूर से उनके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है वह है संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार के बारे में बताइए। तो संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रत्येक वस्तु है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो कहलाती है संसाधन। अर्थात प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है वह संसाधन कहलाती है। जैसे हम बैठने के लिए चेयर का यूज करते, कुर्सी का यूज करते, तो वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, हमारे बैठने के काम में आ रही है, तो वो क्या है? संसाधन है। जैसे आप मोबाइल के अंदर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका ये क्या है? आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो ये भी क्या है? संसाधन। तो अब संसाधन की प्रकार की बात करते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद क्या है? संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमारे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमारे बनाने की आवश्यकता नहीं हुई। मानव निर्मित, अगर कोई मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन हमारी आवश्यकता की पूर्णतः पूर्ति नहीं कर रहा है, तो मानव जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके एक नया संसाधन बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। इसके बाद मानव खुद क्या है? संसाधन है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहले परिवार से जुड़ता है, उसके बाद समाज से जुड़ता है, फिर एक खुद का एक नया इन्वायरमेंट, एक वातावरण तैयार करता है। तो मानव खुद क्या है? एक संसाधन है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नवीकरणीय संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। पहले बात कर लेते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः हम उपयोग में ले सकते हैं या उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम इसे एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से उपयोग में ले सकते। इसका मतलब इनका असीमित मात्रा में क्या है? भंडार है। ये कभी खत्म नहीं होने वाले, इसलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इन्हें हमें यूज लेना चाहिए। इनके 2 उदाहरण दे सकते हो आप, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, और भी कुछ दे सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। मृदा अपरदन, मर्दन मृदा अपरदन से अभिप्राय है मृदा का कटाव, अर्थात मिट्टी का कटाव, ये क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है? या तो वायु से या फिर किससे? जल से। ठीक है, 2 कारण से हो सकता है, या तो जल से या वायु से। इन 2 कारणों से मृदा अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन से अभिप्राय है मिट्टी का कटाव, अर्थात तेज पानी के बहाव से जब मिट्टी का कटाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। या तेज हवाओं के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। हम मृदा को कैसे कटने से बचा सकते हैं, उनके उपाय लिखने हैं। तो हम सीढ़ीनुमा कृषि, अर्थात ढाल वाले क्षेत्र में सीढ़ीनुमा, मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कृषि करेंगे तो जो पानी आएगा यहाँ रुकेगा, उसके बाद दूसरी जगह रुकेगा, इसके बाद आगे, तो इसका जो बहाव क्षेत्र होगा वो कम हो जाएगा। इससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। कम चारागाह, अधिक हम पशु चारण करेंगे, अर्थात अधिक चारागाह करेंगे। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पर घास उगा हुआ है, यहाँ पर हम क्या पशु को चराएंगे तो जो घास होगा वो उखड़ जाएगा, जिससे जो मिट्टी होगी वो यहाँ से ढीली हो जाएगी और मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा। तो ये कारण हो गए। इसके अलावा कौन से कारण हो सकते हैं? वृक्ष मेखला, अर्थात वृक्ष को हम क्या लगाएंगे? एक पंक्ति में लगाएंगे। मान लीजिए ये कोई मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमने वृक्ष लगा दी तो जो वायु पर अपरदन होगा वो कम हो जाएगा। जो वायु है वो इन पेड़ों से टकराएगी और मृदा अपरदन कम करेगी, अर्थात वृक्ष मेखला या पंक्ति नुमा हम पेड़ों को लगाकर मृदा अपरदन को रोक सकते। तो कुछ कारण आपको लिखने। इसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल का बचाव, अर्थात प्रदूषण जल होने से ही रोकना क्या है? जल संरक्षण है। अब प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी से, जो अवशिष्ट पदार्थ है उनसे, ठीक है, नगरों से निकलने वाले कचरों से। तो जल का बचाव ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण, अर्थात जल को हम प्रदूषित होने से रोके उसे हम क्या बोलते हैं? जल संरक्षण। इसके बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगली प्रश्न की हम बात करते हैं, खनिज किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? खनिज किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो मिट्टी को खोद कर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं।
अर्थात पृथ्वी के नीचे से हम खोद कर फिर निकालते हैं वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक। धात्विक खनिज कौन से हो गए? वह खनिज जिसमें कोई ना कोई धातु का अंश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गई, ये क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है। इसके बाद अधात्विक खनिज, वह खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज कहलाते। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, या सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? दोस्तों सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी अपना विकास तो करे परंतु भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास करे, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। इसे हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। इसके बाद में अगले सवाल की हम बात करते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण सहित समझाइए। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से, उनको हमारे को उदाहरण देकर समझाने हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हो गए? पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है? आपके क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो संसाधन तो हमने पहले बात कर ली थी कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद संरक्षण की बात करते हैं। संरक्षण यानी होता है बचाव। संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, संसाधन के हम गैर परंपरागत स्रोतों को ही उपयोग में के ले, या नवीकरणीय संसाधनों को हम उपयोग में ले, तो इनके बारे में आप लिख देना। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि से क्या अभिप्राय है, या स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थानांतरण यानी स्थान को बदलकर जो कृषि की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि में दोस्तों होता क्या है, पहले के जमाने में ये कृषि हुआ करती थी, या पहले के टाइम में ये कृषि हुआ करती थी। किसी क्षेत्र पे लोग चले जाते थे, आदिवासी लोग उन किसी जंगली क्षेत्र में चले जाते थे, वहां के पेड़ों को काट देते थे, उसके बाद में उनको जलाकर उनकी राख को बिछा दिया जाता था। बिछाने के बाद फिर वहां पर खेत जोते जाते थे और उनके ऊपर क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। और जैसे ही 2-4 साल बाद में उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती थी, तो उस क्षेत्र को छोड़ देते थे और यही प्रक्रिया किसी दूसरे क्षेत्र पर अपनाते थे। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। अर्थात इसके अंदर पेड़ों को काटकर, फिर उसे जलाकर, उसकी राख को बिछाकर उसके ऊपर कृषि की जाती थी। इसे हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कृषि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, निर्वाह कृषि एवं वाणिज्य कृषि से आप क्या समझते हैं? दोस्तों निर्वाह कृषि होती है जो छोटे क्षेत्र में की जाती है, अर्थात अपने पेट भरने के लिए, केवल खाने के लिए जो कृषि की जाती है, उसे हम कौन सी कृषि बोलते हैं? निर्वाह कृषि। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। ऐसी कृषि जो व्यापार के लिए की जाती है, जैसे मूंगफली हो गई, और क्या हो गया? सोयाबीन हो गया। तो ये क्या है? कृषि वाणिज्य कृषि, व्यापार के लिए। ये तो क्या है? खाने के उद्देश्य से की जाती है, केवल परिवार का पेट भर जाए इसके लिए की जाती है। ये क्या है? वाण निर्वाह के साथ-साथ इसमें व्यापार के लिए कृषि की जाती है। जैसे मूँगफली, ये मैंने बता ही दिया, जिसको हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं। व्यापार के तौर पे जो कृषि की जाती है उसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। डिटेल में मैं आपको वीडियो आगे देने की कोशिश करूँगा इनके बारे में। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करके ज़रूर जाना। सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखो। जो सूती वस्त्र है, जो भी उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के ऊपर निर्भर होते हैं। ये उद्योग किसके ऊपर निर्भर होते हैं? कच्चे माल पर। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है, याद रखना किसके ऊपर? कपास के ऊपर निर्भर है। जो भी हमारे जो भारत के सूती वस्त्र है वो पूर्णतः कपास के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कच्चा माल क्या है? कपास। तो इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उद्योगों की अवस्थिति, ठीक है, उनके कारण लिखना है कि कौन-कौन से कारण हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को स्थापित करने में प्रभावित कारक कौन-कौन से, इनके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हो गया स्थान या जमीन। किसी भी इस क्षेत्र में हम अगर उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो वहां पर जगह चाहिए। पहला कौन सा हो गया? स्थान। इसके बाद में दूसरा कौन सा हो गया? पूंजी। अगर हमारे को उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उसमें हमारे को पैसे चाहिए, तो उसको पूंजी चाहिए। तो दूसरा कारण कौन सा हो गया? पैसे या पूंजी। ठीक है। इसके बाद में मशीनें चाहिए, तो मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की भी आवश्यकता होती है। तो तीसरा जो कारण है विद्युत। इसके बाद में दोस्तों मशीनें आ गई, तो मशीनों को चलाने के लिए व्यक्ति भी चाहिए। तो चौथा कारण कौन सा हो गया? श्रमिक। पहला हो गया स्थान, दूसरा हो गया पूंजी,
तीसरा हो गया विद्युत, चौथा हो गया श्रमिक। इसके बाद में दोस्तों काम करने के मजदूर भी आ गए। अब कच्चा माल को लेने में, उद्योगों तक पहुंचाने में, या फिर जो माल बन गया उद्योगों को उसको बाजारों तक पहुंचाने में किसकी जरूरत होगी? परिवहन की। तो जहां पर परिवहन के साधन ज्यादा होंगे वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा खोले जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, वो क्या हो गया? जल। जिस क्षेत्र में जल होगा वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा खोले जाएंगे, क्योंकि उद्योगों में जल की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस तरह से आप इनके प्रभावित करने वाले कारणों को लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में या पृथ्वी के किसी पृष्ठ में प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जनसंख्या कहीं पर ज्यादा पाई जाती है, कहीं पर कम पाई जाती है। तो ये जनसंख्या को प्रभावित कौन से कारण करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारणों की हम बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला पहला कारण हो गया जलवायु। जिस क्षेत्र में सम जलवायु अर्थात ना तो गर्मी ना ठंड, ठीक है, उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। तो पहला हो गया जलवायु। दूसरा कौन सा कारण हो सकता है दोस्तों? पेयजल। जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। आप देख लीजिए, नदीय क्षेत्र की या नदी के तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है या जनता पाई जाती है। जैसे बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के यमुना नदी गुजरती है, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं, चंबल, चंबल के ऊपर कोटा बसा हुआ है, तो जो बड़े नगर है वो नदी के किनारे के ऊपर बसे हुए है। तो जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। उसके बाद में उपजाऊ भूमि। अब लोगों को कृषि करने के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, तो जहां पर उपजाऊ ज्यादा होगी मिट्टी वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं या रोजगार के साधन। जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, और जहां पर स्वास्थ्य सेवा कम मिलेगी वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। छोटी सी बात है। इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर रोजगार के साधन ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। अर्थात रोजगार के जहां साधन ज्यादा मिलेंगे, तो नगरों में आपने देखा होगा जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, गाँवों में कम पाई जाती है, क्योंकि गाँवों में रोजगार के साधन कम है। ठीक है। इसके बाद में अगला परिवहन। जहां पर परिवहन के साधन ज्यादा होंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। इसके बाद में आर्थिक कारण भी होंगे और सामाजिक कारण भी हो जाएंगे दोस्तों। जहां पर अच्छी व्यवस्था होगी समाज के अंदर, जैसे लड़ाई झगड़ा कम होगा, तो वहां पर जो सांप्रदायिक दंगे वगैरह कम होंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रवास किसे कहते हैं? दोस्तों प्रवास का मतलब है, अगर किसी मूल क्षेत्र को छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरी जगह पर चले जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रवास। अगर कोई व्यक्ति अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, अर्थात रोजगार के लिए मान लो या किसी अन्य किसी कारण की वजह से वो अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपकी जो ज्योग्राफी, जो आपकी भूगोल बुक थी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आप जरूर एग्जाम के अंदर देख के जाना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।